कैसा होता अगर अभी 21वीं सदी के बजाय 11वीं सदी चल रही होती। अगर हम अभी 11वीं सदी में होते तो ब्रह्मांड के बारे में हमारे क्या विचार होते? हमारे विचार होते कि धरती फ्लैट है। सूर्य, चंद्रमा और अन्य 5 ग्रह मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न सभी पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। यहाँ तक कि आसमान में दिखने वाले तारे भी पृथ्वी की ही परिक्रमा करते हैं। कैसा था हमारा अभी से 1000 साल पहले अंतरिक्ष विज्ञान का ज्ञान? आज हम इस दुनिया के बारे में जो जानते हैं वो सब अभी से 1000 साल पहले के ज्ञान से बिल्कुल उलट है। अगर आप 11वीं सदी में होते तो क्या आप स्वीकार कर पाते कि धरती फ्लैट नहीं बल्कि गोल है? क्या आप मान पाते कि धरती सूर्य की परिक्रमा करती है? अगर मैं आपसे कहूं कि अभी से 1000 साल पहले हमारा दुनिया के बारे में केवल उतना ही ज्ञान था जितना आज एक 5 साल के बच्चे को होता है। बिना किसी टेलीस्कोप के हमारे पूर्वजों ने जो खोजें की वो काबिले तारीफ हैं। आज हम भले ही तकनीकी तौर पर इतने एडवांस हो चुके हैं, आज हमें ब्रह्मांड के बारे में जो नॉलेज है उसको हासिल करने में हमारे पूर्वजों ने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कि कैसे एस्ट्रोनॉमी प्राचीन से आधुनिक बनी। जितना आज हम इस ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने के लिए उत्सुक हैं, आज से हजारों साल पहले भी लोग ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने के लिए उतने ही उत्सुक थे। फर्क सिर्फ इतना है कि ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हजारों साल पहले उनके पास कुछ भी नहीं था। तकनीक की मदद से तो किसी भी रहस्य से पर्दा उठाना आसान हो जाता है। चुनौती तो तब मिलती है जब बिना किसी तकनीक के अनसुलझे सवालों से पर्दा उठाया जाए। हमारे पूर्वजों को एस्ट्रोनॉमी की बहुत ज्यादा नॉलेज थी। उस समय टेलीस्कोप तो छोड़ो, लेंस का भी आविष्कार नहीं हुआ था। दरअसल प्राचीन काल में हमारे पूर्वज स्टार कॉन्स्टेलेशन को बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व किया करते थे, और करें भी क्यों ना, क्योंकि उस समय घड़ी या कैलेंडर का आविष्कार नहीं हुआ था। समय को मापने की कोई भी तकनीक ना होने के बावजूद भी प्राचीन लोग समय का अनुमान लगाने में माहिर थे, क्योंकि वो रात के समय में आसमान को बड़े ही ध्यान से पढ़ते थे, जिससे उन्हें ऋतुओं के बदलने का अंदाजा लग पाता। लेकिन उस समय वो लोग ये नहीं जानते थे कि आसमान में मौजूद तारे आखिर हैं क्या। प्राचीन लोगों के लिए हर रोज सूर्य का पूर्व से निकलकर पश्चिम में ढलना, रात के समय में चांद का चमकना और चंद्रमा के आकार का घटना बढ़ना और रात के काले आसमान में तारों का झिलमिल कर चमकना उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसलिए वो लोग इन सब प्राकृतिक घटनाओं को धार्मिक तौर पर जोड़ देते। उस दौर में विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था कि वो लॉजिकल तरीके से इन सब प्राकृतिक घटनाओं को समझ पाते। लेकिन प्राचीन समय में उन्होंने तारों को पढ़ने में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि वो लोग स्टार कॉन्स्टेलेशन को नेविगेशन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। वो लोग सूर्य और चंद्रमाओं को भगवान के रूप में पूजते थे। हालांकि आज भी कुछ धर्मों में लोग चांद सूरज को देवताओं का दर्जा देते हैं। प्राचीन समय में जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता तो वो मानते कि उनके भगवान पर संकट आन पड़ा है और किसी राक्षस ने उनके भगवान को खा लिया है। जब प्राचीन समय में वो लोग तारों को पढ़ते थे तब वो एक चीज नोटिस करते कि कुछ तारे ऐसे हैं जो अपनी जगह हर रोज बदलते हैं। अब ऐसा कैसे संभव है? स्टार कॉन्स्टेलेशन में सभी तारे अपनी अपनी जगह पर स्थिर होते हैं, लेकिन कुछ गिनती के ही तारे ऐसे थे जो हर रोज अपनी स्थिति बदल लेते। प्राचीन खगोलविदों ने एक और चीज नोटिस की कि जो तारे हर रोज अपनी जगह बदलते थे वो आसमान के अन्य तारों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही चमकते थे। हर रोज अपनी जगह बदलने वाले तारों को पढ़ने के बाद प्राचीन खगोलविदों ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो बॉडीज अपने स्टार कॉन्स्टेलेशन में स्थिर हैं, जो अपनी जगह नहीं बदल रही, वो सब तारे हैं, और जो बॉडीज हर रोज अपनी जगह बदल लेती हैं वो सब ग्रह हैं। बिना किसी टेलीस्कोप के ग्रहों को खोज निकालने का क्या कमाल का लॉजिक था उनका। उन्होंने बिना किसी टेलीस्कोप के आसमान में 5 ग्रहों को खोज लिया: मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। हालांकि प्राचीन खगोलविदों ने बिना किसी टेक्नोलॉजी के 5 ग्रहों को तो खोज लिया, लेकिन उस समय वो लोग ये मानते थे कि सभी 5 ग्रह पृथ्वी का ही चक्कर लगाते हैं और सूर्य, चंद्रमा भी पृथ्वी का ही चक्कर लगाते हैं। हालांकि उस समय उनको ये भी नहीं पता था कि धरती गोल है। वो मानते थे कि धरती फ्लैट है।
यूरेनस और नेपच्यून प्लैनेट को नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, इसलिए वो लोग इन ग्रहों की खोज नहीं कर पाए। खोजे गए 5 ग्रहों को वो लोग देवताओं का दर्जा देते थे। समय गुजरता रहा और वो लोग समुद्रों के रास्ते लंबी लंबी दूरियां तय करने लगे। जब वो विशाल समुद्रों के बीचों बीच होते तो वो लोग नोटिस करते कि उन्हें समुद्रों के किनारे दिखाई नहीं देते। हो सकता है कि ज्यादा दूर आने की वजह से उन्हें किनारे दिखाई नहीं देते हों, लेकिन वो लोग ये भी नोटिस करते कि जब कोई शिप सामने से आती तो सबसे पहले उन्हें उस शिप की चोटी दिखाई देती। जैसे जैसे शिप पास आती जाती वैसे वैसे शिप का ऊपरी हिस्सा और ज्यादा दिखने लगता। जब शिप ज्यादा पास आ जाती तब उन्हें शिप पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक दिखाई देती। ऐसे ही कुछ अनुभवों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें एहसास होता कि कहीं न कहीं पृथ्वी का सरफेस कर्व तो नहीं, क्योंकि ऐसा अनुभव तो केवल तभी हो सकता था जब पृथ्वी गोलाकार हो। लेकिन उस समय उनका मानना यही था कि पृथ्वी फ्लैट है। लेकिन उनके साथ होने वाले अनुभव उन्हें लॉजिकली उनकी मान्यताओं के विरुद्ध सोचने पर मजबूर कर देते। कुछ लोगों ने पुरानी मान्यताओं को नजरअंदाज करते हुए स्वीकार किया कि पृथ्वी गोल है। उस समय लोग 2 गुटों में बंटने लगे। कुछ लोगों ने पृथ्वी के गोल होने का समर्थन दिया, लेकिन ज्यादातर लोग फिर भी मानते थे कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। हालांकि उस समय पृथ्वी को फ्लैट मानने वाले लोगों की मान्यता गलत नहीं थी, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं था जो ये साबित कर पाता कि पृथ्वी गोल है। उस समय वो लोग केवल लॉजिकली ही सोच सकते थे। अपने लॉजिक के आधार पर निष्कर्ष निकाल पाना उनके लिए कठिन हो रहा था। उन्होंने कुछ और चीजों को भी नोटिस किया, जैसे चंद्र ग्रहण के दौरान चांद पर परछाई का गोलाकार बनना। ये भी इसी तरफ इशारा कर रहा था कि पृथ्वी गोल है। लेकिन इतनी सारी ऑब्जर्वेशन से भी ये साबित नहीं हो पा रहा था कि पृथ्वी गोल है। लेकिन प्राचीन ग्रीक वासी ये मान चुके थे कि पृथ्वी गोल है। बिना किसी तकनीक के उस समय एरेटोस्थेनीज ने पृथ्वी के साइज को ही कैलकुलेट कर लिया और उनका मेजरमेंट पृथ्वी के एक्चुअल साइज के लगभग बराबर ही था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस समय लोगों को पृथ्वी की ज्योग्राफी के बारे में भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। उस समय उन्हें यह भी नहीं पता था कि समुद्र की दूसरी साइड में भी लोग रहते होंगे। लेकिन जब लोगों ने उस समय समुद्रों में लंबी लंबी यात्रा करके पृथ्वी के किनारों को ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें नई नई दुनिया मिलने लगी। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसी तरह से अमेरिका की खोज की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब अमेरिका की खोज हुई उससे भी लगभग 1750 साल पहले एरेटोस्थेनीज ने पृथ्वी के साइज को कैलकुलेट कर लिया था। उस समय लोगों को पृथ्वी के गोल होने के इशारे मिल रहे थे, लेकिन फिर भी उस समय लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पृथ्वी गोल है। इसका कारण ये भी था कि उस समय लोग धार्मिक आस्थाओं से इस तरह से जुड़े हुए थे कि वो किसी भी वैज्ञानिक डिस्कवरी का स्वागत करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। 15वीं सदी रिवॉल्यूशन का दौर था, क्योंकि इसी सदी में पृथ्वी की नई नई दुनियाओं को खोजा गया था, जैसे अमेरिका। और साल 1498 में वास्को डी गामा पहली बार भारत में आया और भारत की डिस्कवरी हुई। 15वीं सदी में अलग अलग दुनियाओं की खोज के बाद लोगों को धरती की ज्योग्राफी की जानकारी होती जा रही थी। अलग अलग नेविगेटर्स पृथ्वी पर दूर दूर तक सफर करने लगे, लेकिन किसी को भी कभी भी पृथ्वी का किनारा नहीं मिला। मिलती तो एक नई दुनिया। धीरे धीरे लोगों को विश्वास होने लगा कि पृथ्वी फ्लैट नहीं बल्कि गोल है। लेकिन लोगों के मन की एक अवधारणा अभी भी खत्म नहीं हुई, वो थी ब्रह्मांड का सेंटर। लोग अभी भी ये मानते थे कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य सहित सभी ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। और लोग इस बात को माने भी क्यों ना, क्योंकि उस समय टेलीस्कोप का भी आविष्कार नहीं हुआ था, जिससे उस समय ये संकेत मिल पाते कि सभी ग्रह और तारे पृथ्वी का चक्कर नहीं काटते। 15वीं सदी के शुरुआती दौर में निकोलस कोपरनिकस नामक एस्ट्रोनॉमर ने कई सालों तक आसमान को ऑब्जर्व किया। कई सालों की ऑब्जर्वेशन के बाद कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम का एक मॉडल तैयार किया। उनके मॉडल में ब्रह्मांड का सेंटर पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य था और अन्य 5 ग्रहों की तरह पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। उनके मॉडल में सूर्य, जुपिटर और सैटर्न को बड़ा दिखाया गया और तारों को अपनी अपनी जगह पर फिक्स्ड दिखाया गया। कोपरनिकस के द्वारा बनाया गया सोलर सिस्टम का ये मॉडल लोगों की सोच से बिल्कुल अलग था।
क्योंकि जो लोग पृथ्वी को ब्रह्मांड का सेंटर मानते थे और पृथ्वी को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मानते थे, तो वो ये कैसे मान लेंगे कि वो लोग सदियों से जो मानते आ रहे हैं वो गलत है। वो ये कैसे मान सकते थे कि पृथ्वी रोटेट करती है। लोगों की मान्यता के हिसाब से कोपरनिकस का ये मॉडल स्वीकार करने के योग्य नहीं था और कोपरनिकस भी ये बात जानते थे कि लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। इस वजह से कोपरनिकस ने अपना मॉडल दुनिया के सामने प्रस्तुत ही नहीं किया। लेकिन कुछ सालों बाद दुनिया के डर का सामना करते हुए कोपरनिकस ने अपना वर्क लोगों के सामने रखा और लोगों को बताया कि उनकी ब्रह्मांड के बारे में जो सोच है वो गलत है। लेकिन जिस दिन कोपरनिकस ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया उसी दिन कोपरनिकस की मौत हो गई। कोपरनिकस की मौत के बाद कुछ लोगों ने कोपरनिकस के मॉडल को सपोर्ट किया, तो ज्यादातर अभी भी इस वैज्ञानिक डिस्कवरी का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं थे। यूं तो इतिहास में बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स ने अपना योगदान दिया, लेकिन एस्ट्रोनॉमी की दुनिया को सातवें आसमान पर पहुंचाने का काम गैलीलियो गैलीली ने किया। गैलीलियो वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष किया। एक दिन जब गैलीलियो चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि चर्च में एक झूमर टंगा हुआ है जो हवा से हिल रहा था। गैलीलियो इस घटना को देखकर बड़े ही हैरान हुए, क्योंकि जब उन्होंने उस झूमर का गौर से परीक्षण किया तो पाया कि झूमर में जो दोलन हो रहे थे वो सभी एक ही बराबर समय में हो रहे थे। यानी दोलन की लंबाई बड़ी हो या छोटी, लेकिन हर दोलन को पूरा करने में बराबर समय लग रहा था। आपको बता दूं कि गैलीलियो के समय में घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था जिससे वो समय को माप सकते, लेकिन झूमर के दोलनों को कैलकुलेट करने के लिए गैलीलियो ने अपने हाथ की नब्ज का सहारा लिया। घर आकर गैलीलियो ने वही एक्सपेरिमेंट कई बार दोहराया, लेकिन हर बार रिजल्ट एक जैसा ही आ रहा था। जब गैलीलियो ने ये बात एक प्रोफेसर को बताई तो वो गैलीलियो पर भड़क उठे, क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता था कि एक छोटा दोलन एक बड़े दोलन के मुकाबले कम समय में पूरा हो जाता है। हालांकि एक लंबे समय बाद लोगों ने ये स्वीकार किया कि गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट सही था। सन 1608 में टेलीस्कोप का आविष्कार हो चुका था। जब गैलीलियो को ये पता चला कि एक ऐसी डिवाइस है जिससे ब्रह्मांड में मौजूद दूर की चीजों को बड़ी ही आसानी से साफ साफ देखा जा सकता है, तो उन्होंने 1609 में अपना खुद का ही टेलीस्कोप बना लिया। हालांकि उनका टेलीस्कोप बहुत छोटा था, लेकिन रात के समय में आसमान को देखने के लिए वो टेलीस्कोप पर्याप्त था। गैलीलियो का टेलीस्कोप बनाने के बाद फिर क्या, वो रोज रात को आसमान को पढ़ने की कोशिश करते रहते। आसमान को पढ़ते पढ़ते उन्होंने जनवरी 1610 में 4 छोटी छोटी बॉडीज को ऑब्जर्व किया जो कि जुपिटर के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में घूम रही थीं। वो बॉडीज कोई और नहीं बल्कि जुपिटर के चंद्रमा थे। गैलीलियो ने अपने छोटे से टेलीस्कोप से सैटर्न की रिंग्स को भी देखा, लेकिन उनका टेलीस्कोप बहुत छोटा था। इस वजह से वो सैटर्न की रिंग्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाए। इस वजह से उन्हें लगा कि वो रिंग्स सैटर्न के चंद्रमा हैं। गैलीलियो की आसमान में की गई ऑब्जर्वेशन से यही पता चल रहा था कि सभी प्लैनेट्स और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। ये बात जब लोगों को पता चली तो लोगों ने गैलीलियो को भला बुरा कहना शुरू कर दिया और चर्च के पादरियों ने तो उन पर मुकदमा ही लगा दिया कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और पवित्र बाइबल की बातों के विपरीत कह रहे हैं। उस समय धार्मिक आस्था इतनी बड़ी हुई थी कि विज्ञान की किसी भी खोज के लिए कोई भी जगह नहीं थी। उस समय चर्च का ये मानना था कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का सेंटर है। लेकिन जब गैलीलियो ने चर्च का विरोध करते हुए अपनी बातें लोगों के सामने रखी तो उन्हें चर्च के पादरियों से माफी मांगनी पड़ी और अपनी डिस्कवरी की वजह से उन्हें उम्र कैद के कारावास की सजा मिली। खैर, गैलीलियो ने विज्ञान में अपना काफी योगदान दिया। गैलीलियो ने ही सबसे पहले चांद पर मौजूद गड्ढों को डिस्कवर किया और दुनिया को बताया कि चांद की सतह समतल नहीं है। गैलीलियो के द्वारा की गई खोजें आज के खगोल विज्ञान का आधार बनी। गैलीलियो ने फिजिक्स की दुनिया में भी अपना योगदान दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो गैलीलियो द्वारा की गई खोजों के लिए उन्हें आधुनिक विज्ञान के फादर की उपाधि ही दे डाली। हालांकि चर्च ने गैलीलियो के सिद्धांतों को स्वीकार किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गैलीलियो बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। हालांकि समय के चलते लोग ये तो मानने लगे कि पृथ्वी भी अन्य प्लैनेट्स की तरह सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। लेकिन अभी भी लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों चक्कर लगा रहे हैं।
लेकिन 17वीं सदी के अंतिम दौर में विज्ञान और गणित के विशेषज्ञ सर आइजैक न्यूटन ने एंट्री मारी और उन्होंने फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया। अब वो दौर आ चुका था जब लोग पुरानी मान्यताओं को तोड़ विज्ञान की हर एक डिस्कवरी का हाथ खोलकर स्वागत करते। सन 1687 में न्यूटन ने लोगों को एक नए फोर्स से परिचित कराया और वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने बताया कि क्यों प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था वैसे वैसे विज्ञान की दुनिया का विस्तार होता जा रहा था और लोगों की रुचि ब्रह्मांड के बारे में और बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों की भी खोज हुई और उनके चंद्रमाओं की भी खोज हुई। 20वीं सदी के आते आते हमारी तकनीक भी बढ़ती जा रही थी। हमारे टेलीस्कोप पहले से बेहतर होते जा रहे थे, जिस वजह से हम यूनिवर्स को और अच्छे से समझते जा रहे थे। हमें ये भी पता चला कि जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य है वो ब्रह्मांड में अकेली नहीं है, बल्कि ऐसी ही अनगिनत आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में मौजूद हैं। 1903 में कैलिफोर्निया में एक बड़ा टेलीस्कोप बनाया गया जिसको बनाने में तकरीबन 11 साल लगे और इसी टेलीस्कोप ने हमें एहसास कराया कि दुनिया मिल्की वे गैलेक्सी के भी बाहर है। 20वीं सदी में हमने कई ऐसी उपलब्धियों को हासिल किया जिसने अंतरिक्ष के मामले में हमारी सोच को ही बदल दिया। 4 अक्टूबर 1957 को मानव जाति ने इतिहास बदल दिया, क्योंकि ये वो दिन था जब सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 नाम की सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब तक इंसान केवल अनुमान ही लगाते थे कि पृथ्वी गोल है, लेकिन 4 अक्टूबर 1957 को मानवता ने स्पुतनिक 1 नाम की सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद पृथ्वी के गोल होने का ठोस सबूत प्रस्तुत किया। हालांकि अब तक लोग मान चुके थे कि पृथ्वी गोल है, लेकिन इसका पहला एहसास उन्होंने सैटेलाइट का पृथ्वी के चारों ओर घूमने के बाद किया। 1971 में यूरी गागरिन ऐसे पहले व्यक्ति बने जो आउटर स्पेस में गए और 1969 में इंसान ने वो कर दिखाया जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1969 में नासा के अपोलो 11 फ्लाइट के जरिए इंसान ने चांद की सतह को भी छू लिया। आज हमारे हबल टेलीस्कोप जैसी बड़ी बड़ी मशीनें ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगी हैं। आज स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में तो आप जानते ही हो। आज हम यूनिवर्स के बारे में जो भी जानते हैं उसके पीछे बहुत सारे खगोलविदों का हाथ है, जिन्होंने इस दुनिया को समझने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।